नमस्कार। आदर्श शिक्षण समिति के ई क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं बी हाइव की पोयम रेन ऑन द रूफ पढ़ने जा रहे हैं। यह पोयम कोर्स किनी द्वारा लिखित है। पोयम को पढ़ने से पहले हम इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। When the sky is covered with dark cloud and it starts raining, जब बारिश शुरू होती है और काले घने मेघ आसमान में छा जाते हैं। हैव यू एवर लिसन टू द पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ, क्या आपने कभी अपनी छत पर इन बारिश की बूंदों को गिरते हुए सुना है। What thoughts flash though your mind as you heard this melody of nature, आपके दिमाग में क्या विचार आता है जब इस प्रकृति की मेलोडी यानी इस संगीत को आप सुनते हैं। रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट डिमांडेड ऑफ व्हाइल लिसनिंग टू द रेन, कविता को पढ़िए और ये तलाश करिए कि वर्षा को सुनते हुए कवि क्या स्वप्न देखा। कविता पढ़ने से पहले हम उसकी थीम को पढ़ लेते हैं। थीम यानी उसका सार। The poem on the roof is poem that seems to have been written out of nostalgia. यह पोयम देखकर हमें ऐसा लगता है कि यह यादों के बारे में लिखी गई है। It seems like rain and cloudy weather remains the narrator of his old memories. ऐसा प्रतीत होता है या ऐसा दिखता है कि बारिश और क्लाउडी बादल का जो मौसम है यह नरेटर को उसकी पुरानी याद दिला देता है। रिमेंस ने यादें उसके लौट कर आती है। दैट आर वेरी स्वीट टू हिम, और यह यादें उसके लिए बहुत ही अच्छी होती है। एंड ही फील्स अ ग्रेट जॉय इन हैविंग ऑल दिस रिकलेक्शन, और वह इन सभी स्मृतियों से बहुत ही आनंदित होता है। ऑफ दो इन हिज माइंड ओवर एंड अगेन, जो उसकी दिमाग में पुनः आई थी। द पिक्चर दैट इज formed out of nostalgia in his mind fills him with happiness as well as makes him a little sad too. जो पिक्चर उसके दिमाग में यादें बनकर आए थे वे उसको आनंदित करते हैं, लेकिन साथ ही वह थोड़ा दुखी भी हो जाता है। Because he would never ever again would be able to live these memories again in his life, क्योंकि वह अपने जीवन में पुनः इन यादों को नहीं ला पाएगा। स्टेंजा फर्स्ट। When the humid shadows hover over all the starry shepherds, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. कवि कहता है कि कवि उस आनंदपूर्ण अनुभव का वर्णन करता है जो उसे उसके घर की छत पर गिरने वाली बरसात की बूंदों की टप टप की ध्वनि से मिलता है। यहाँ ह्यूमिड शेडो यहाँ बादल को कहा है। होवर है ना मंडराना, जो कि मंडराते हैं कहाँ पे। स्टेरी शेफर्ड है ना, पूरे आसमान में जो बादल मंडरा रहे हैं उनको वह देखकर और खुश होता है। मेलंकनी डार्कनेस, और वहाँ उन बादलों के लिए वह बोलता है कि वह उदास होकर, मेलंकनी है ना सैड, उदास होकर के, और ऐसा लग रहा है कि रो रहे हैं और वह बारिश के रूप में आ रहे हैं। What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead, और जो ऊपर बारिश की टप टप की आवाज़ आ रही है उसको अपने कॉटेज चैम्बर यानी बेडरूम में, कॉटेज चैम्बर का अर्थ होता है छोटा रूम, जहाँ सोकर और बेड पर सोकर उसको पिलो को दबाते हुए उसको सुनना उसको अच्छा लगता है। हमने फर्स्ट स्ट्रेंजा पढ़ा। अभी हम देखेंगे कि इसमें
पहली लाइन में देखेंगे एच शब्द यानी ह्यूमिड और हॉवर में एच शब्द का रिपीटेशन हुआ है, और सेकेंड लाइन में स्टेरी और सेफर्स में एच शब्द का रिपीटेशन हो रहा है। इसी तरह से जो 5 नंबर की जो लाइन है उसमें प्रेस और पिलो पी नंबर का रिपीटेशन है, और लास्ट सेकेंड लाइन जो है उसमें लाई और लिसनिंग में एल शब्द का रिपीटेशन है। तो ये जो रिपीटेशन होता है किसी भी लाइन में 2 या 2 से अधिक बार, तो उसको अल्ट्रेशन बोलते हैं ना, पुनरावृत्ति। तो इन लाइनों में ये पुनरावृत्ति हुई है। हम जब व्याख्या करेंगे तो उसका लिटरेरी टर्म्स में ये लिखेंगे कि इसमें कौन सा अलंकार प्रयोग हुआ है, पुनरावृत्ति अलंकार। अब इसमें एक और प्रयोग किया है मेलंकनी। मेलंकनी का अर्थ होता है सैड या उदास। अब यहाँ डार्कनेस उदास है ना, जो बादल है वो उदास है। इसमें ये विशेषण की विशेषता बताते हुए इस शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन यह अन्य किसी और के लिए, यानी कि मनुष्य उदास होता है न कि बादल, इसलिए यहाँ पर यह लोगों के लिए, पीपल के लिए प्रयोग हुआ है। इसको बोलते हैं ट्रांसफर इपिथेट। अब हम पढ़ेंगे स्टेंजा सेकेंड। एवरी टिंकल्स ऑन द सिंगल्स। टिंकल्स का अर्थ होता है शॉर्ट लाइट रनिंग साउंड, यानी टिप टिप की आवाज़, और सिंगल्स का अर्थ है रेक्टेंगल वुडन टाइल्स यूज ऑन रूफ। जो चौकोर जो टाइल्स होती है छत के ऊपर लगी हुई, वो या तो टीन की हो सकती है या मिट्टी को सेक कर उससे बनाई हुई। तो वो जो टाइल्स होती है छत के ऊपर लगी हुई उसको बोलते हैं। हैज़ एन इको इन द हार्ट। इको है ना रिपीटेड साउंड, है ना जो बार बार आवाज़ आती है वो। एंड 1,000 मेमोरी ड्रीमी फैंसीज into busy being start, and 1,000 recollections wave their air threads into wood। अब यहाँ air thread into wood, woof का अर्थ यहाँ होता है ताना बाना। एयर थ्रेड का अर्थ है हवा में धागे बुनना, मतलब जो ये साइड में आप देख रहे होंगे कि चटाई जैसा बनाया हुआ है, तो इसको एक धागा नीचे से एक धागा ऊपर से जाता है, तो इसको ताना बाना बोलते हैं ना, बुनना। और एयर थ्रेड है ना हवा में, हवा मतलब मेमोरीज कहाँ होगी, वो यादों में होगी, इसलिए इसको हवा में बोला है। तो जो हवा में धागों का जो ताना बाना बुना जा रहा था वे है ना बुनना। अज आई लिसन टू द पेटर, तो मैं यहाँ यह आवाज़ सुन रहा था, साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स, है ना। पेटर का अर्थ है रेन की जो आवाज़ है टप टप की, वो फॉलिंग ऑन द रूफ, जो छत पर आ रही थी, ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जो उसकी छत पर आ रही थी। अब कवि यहाँ ये कह रहा है कि एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स, यानी जो टाइल्स पर जो हर पानी की बूंदें गिर रही थी, हैज़ एन इको इन हार्ट, और उसके जो हार्ट में वह बार बार याद दिला रही थी क्या, एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज, बहुत सारी कल्पनाएं उसके दिमाग में आ रही थी, हजारों कल्पनाएं उसके दिमाग में आ रही थी। इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, जो कि किसी भी व्यक्ति को व्यस्त कर देती है। एंड 1,000 रिकलेक्शन है स्मृतियाँ, और हजारों स्मृतियाँ वेव देयर एयर थ्रेड इनटू वूफ, अपना ताना बाना बुन रही थी, यानी हजारों जो यादें हैं, कभी वो कभी ये, ऐसे। तो लेखक यहाँ कह रहा है कि वह अपना ताना बाना बुन रही थी, जो स्मृतियाँ थी वह। अज आई लिसन टू द पेटर, और मैं जो लेखक कह रहा है कि मैं वहाँ अपनी छत पर जो पानी की बूंदें गिर रही है उनको, उनकी टप टप की आवाज़ को सुन रहा था। अब इस स्टेंजा में भी आप देखेंगे कि चौथी लाइन में बिजी बीइंग यहाँ बी शब्द का रिपीटेशन है, और देयर थ्रेड्स इसमें टी एच शब्द का रिपीटेशन है। उसी तरह से जो
नीचे लास्ट लाइन है उसमें रेन और रूफ में आर शब्द का रिपीटेशन है। तो रिपीटेशन जहाँ भी होगा तो वहाँ एक लाइन में अगर दो या दो से अधिक बार रिपीटेशन होता है तो उसको अल्ट्रेशन यानी पुनरावृत्ति बोलते हैं। अब इनमें हम देखेंगे कि रिकलेक्शन शब्द और देयर एयर थ्रेड्स यानी जो धागों का ताना बाना बुन रहे हैं, यह किसके लिए प्रयोग हुआ? मेमोरीज यानी यादों के लिए प्रयोग हुआ है। तो यहाँ भी पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग किया गया है ना, इसमें भी पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण का प्रयोग किया। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रेंजा थर्ड। नाउ इन मेमोरीज कम माई मदर। अब लेखक यहाँ कह रहा है कि अब मेरी जो यादें हैं उनमें मेरी माँ आई है। अस शी यूज्ड इन ईयर्स एगो, जैसा कि वह वर्षों पूर्व आया करती थी। एगोन का अर्थ है वर्षों पूर्व और यूज टू है ना आया करती थी। टू रिगार्ड्स द डार्लिंग ड्रीम्स, और वह रिगार्ड्स है ना उनकी जो यादें हैं वह डार्लिंग ड्रीम्स है ना उनके जो प्रिय के लिए है, वह उसके सपने की तरह है। एरा ओल्ड पोइटिक वर्ड फॉर बिफोर, यहाँ बिफोर के लिए यह एरा शब्द ओल्ड पोइटिक वर्ड प्रयोग किया है। शी लेफ्ट देम टिल द डाउन, और वह वहाँ उन जो उसके प्रिय कौन लेखक के लिए बोल रहा है कि वह उसके बच्चों को वहाँ जब तक वह उठ नहीं जाते तब तक उन्हें देखती रहती थी, निहारती रहती थी। शी लेफ्ट देम टिल द डाउन का अर्थ डे ब्रेक यानी सुबह का समय। सुबह जब तक नहीं हो जाती है और वह तब तक उन्हें निहारती रहती थी। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, ओ मैं उनका जो यह प्यारा, फॉन्ड का अर्थ है प्रिय, वो जिनको मैं प्रिय था उनको मैं देखता रहता। अज आई लिस्ट टू दिस ओल्ड पोइटिक वर्ड फॉर लिसन, यह लिस्ट यह लिसन के लिए ओल्ड पोइटिक वर्ड है। अब दिस रिफ्रेन है ना अ रिपीटेड पार्ट ऑफ अ सॉन्ग ऑन अ पोएम देयर। रिफ्रेन का अर्थ है जो बार बार रिपीट होता है, वह जैसे टप टप की आवाज़। ओ मैं यह टप टप की जो आवाज़ है उसके साथ में मैं उन्हें महसूस करता हूँ। विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगल्स वही जो ये छत की दिख रही है आपको, छत के ऊपर टाइल्स, इस तरह से ये टाइल्स के ऊपर जो आवाज़ आ रही है। बाय द पैटर ऑफ द रेन की जो आवाज़ आ रही है, इसके साथ ही मैं उनको याद करते हुए और जो वह अपने बच्चों को देखती थी उसको मैं याद करता हूँ। जैसा कि हमने अभी इस पैराग्राफ में पढ़ा कि जब कवि तथा उसके भाई बहन नींद में मधुर स्वप्न देखते रहते हैं, तब बच्चों के शयन कक्ष में उनकी माताजी आती है, उन्हें देखती है सोते हुए, और फिर वह उन्हें सूर्योदय तक यानी सुबह तक उन्हें वहाँ छोड़कर चली जाती। कवि उसकी माँ की दृष्टि की अत्यधिक याद आती है उसे, और उस पर डाली जाने वाली माँ की प्रेम भरी दृष्टि को याद करते हुए वह उस झोपड़ी की छत पर टाइल्सों पर बरसात की बूंदों द्वारा पैदा किए गए संगीत को सुनता है। अब हम इस पोयम में इस राइम स्कीम देखेंगे कि इस पोयम की राइम स्कीम हम इस पैराग्राफ में हम देख रहे हैं ABCBDEFE, यह इसकी राइम स्कीम है। राइम स्कीम का अर्थ होता है अंतिम तुकबंदी, जो पोयम के तुक मिलाते हैं अंत में, वह तुक। अब इसमें देखेंगे A, B और C, ये इनका तुक आपस में कहीं नहीं मिल रहा है। या हाउअर या शेपर्स और डार्कनेस, तीनों का कहीं से भी कहीं तुक नहीं मिल रहा है, इसलिए तीनों अलग है। लेकिन B और B दूसरी लाइन और चौथी लाइन का आपस में मिल रहा है, शेफर्स और टीयर्स। तो यहाँ B सेम राइम स्कीम है। उसी तरह पिलो, बेड और पेटर इनके आपस में नहीं मिल रही है, तो ये DEF हो गया। और ये जो छठी लाइन और सातवीं लाइन अंतिम लाइन, इन दोनों का आपस में जो है राइम स्कीम मिल रही है, बेड और ओवरहेड। तो यहाँ पे राइम स्कीम मिल रही है इसलिए EE प्रयोग किया है। तो यह इसकी राइम स्कीम हो गई
BDEFE। यह इसके सभी स्ट्रेंजा में यही राइम स्कीम प्रयोग की गई है। अब इस पोयम के प्रश्न उत्तर और इसके जो व्याख्या हैं वे आपको भेज दी जाएगी, कुछ मीनिंग्स वगैरह भी जो आपको कॉपी में करने हैं।